हेलो एवरीवन। सो आई एम मोनिका। लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने चैप्टर फर्स्ट और चैप्टर सेकंड डिस्कस किया हुआ था। नाउ आज हम लोग 10 का जो चैप्टर थर्ड है दैट इज मेटल एंड नॉन मेटल ये डिस्कस करेंगे। इसमें हम लोग जो बोर्ड के एग्जाम्स के अकॉर्डिंग जो क्वेश्चंस बनते हैं उसको भी डिस्कस करेंगे और इसके अलावा जो इम्पोर्टेंट फैक्टर्स है वो भी हम इस लेक्चर में डिस्कस करेंगे। ओके, नाउ थर्ड चैप्टर दैट इज अ मेटल एंड नॉन मेटल। तो अल्टीमेटली ये मेटल और नॉन मेटल में हम लोगों को एलिमेंट्स के जो दो ब्लॉक है मेटल और नॉन मेटल उनके बारे में स्टडी करना है। अब अल्टीमेटली एलिमेंट्स को हम लोगों ने दो वे में क्लासिफाई किया हुआ है, एक है मेटल और एक होता है नॉन मेटल। अब ये मेटल और नॉन मेटल किस अकॉर्डिंग इनको क्लासिफाई किया गया है, तो इनके फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज के बेस पर। सो अर्लीस्ट वे में इनको जो है इनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज के बेस पे क्लासिफाइड किया हुआ था। देन फिर हम लोगों ने उसको उनके केमिकल प्रॉपर्टीज के अकॉर्डिंग भी इस चैप्टर में विजुअलाइज करेंगे। ओके, तो फर्स्ट है मेटेलिक प्रॉपर्टीज जो होती है, मतलब मेटल्स के पास में से कौन कौन सी फिजिकल प्रॉपर्टीज होती है जो उनको नॉन मेटल से अलग करती है। ओके, सो फर्स्ट वन इज अ मेटेलिक लस्टर। मेटेलिक लस्टर दैट मीन्स द मेटल्स जो होते हैं उनके पास में पहली जो प्रॉपर्टी है दे आर लस्टर। लस्टर मतलब क्या होता है, जब कोई भी सबस्टेंस के पास में एक शाइन करने वाली सरफेस होती है तो इस प्रॉपर्टी को कहा जाता है लस्टर। राइट, जैसे हम लोग डेली यूज में एग्जांपल देखें, आयरन है, कॉपर है, एल्यूमिनियम है, मैग्नीशियम है, तो ये एक लस्टरिटी का प्रॉपर्टी शो करते हैं। अगर हम लोग इसके अलावा देखें कि जो जैसे अगर हम लोगों को क्लीन करना है इनको तो वापस हम लोग इनको रबिंग करके, जैसे एल्यूमिनियम है या फिर आयरन है, इन पर अगर रस्ट हो जाए तो इनको हम लोग रबिंग कर कर वापस मेटल की शाइनी सरफेस गेन कर सकते हैं। ओके, दूसरा होता है हार्डनेस। हार्डनेस के लिए अगर हम लोग देखें तो मेटल बहुत यूजुअली जाने जाते हैं, मेटल की हार्डनेस बहुत ज्यादा होती है, मेटल बहुत टफ होते हैं। बट इसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है इसके कुछ एक्सेप्शनल केसेस, जैसे हम लोग बात करें सोडियम है, पोटेशियम है, तो ये बहुत ज्यादा सॉफ्ट मेटल की कैटेगरी में आते हैं और ये इतने ज्यादा सॉफ्ट होते हैं कि इनको हम लोग एक नाइफ के थ्रू भी इजीली कट कर सकते हैं। ओके, नाउ नेक्स्ट प्रॉपर्टी दैट इज अ मैलेबिलिटी। मैलेबिलिटी मतलब क्या होता है, जब आप किसी भी मेटल को बीटिंग करके उसको एक थिन शीट में कन्वर्ट कर रहे हैं तो इस प्रॉपर्टी को हम लोग बोलते हैं मैलेबिलिटी। राइट, तो ये मैलेबिलिटी में अगर हम लोग देखें तो गोल्ड है, सिल्वर है, इनकी मैलेबिलिटी सबसे स्ट्रांग होती है, तो ये भी एक मेटल की प्रॉपर्टी है। अगर नेक्स्ट है डक्टिलिटी, देखिए मैलेबिलिटी और डक्टिलिटी में डिफरेंशिएशन क्या है, अगर आप एक थिन वायर में कन्वर्ट कर रहे हो तो इस प्रॉपर्टी को कहा जाता है मैलेबिलिटी, और अगर आप इसे ही ड्रॉन कर एक वायर में, राइट, एक वायर आप बना रहे हैं तो इस प्रॉपर्टी को कहा जाता है डक्टाइल। तो जिसे हम लोग बोलते हैं कि मेटल्स के पास डक्टिलिटी की प्रॉपर्टी होती है, इसीलिए हम लोग कॉपर है या अदर मेटल है उसकी मेटल जो है उनकी वायर्स ड्रॉन कर सकते हैं। राइट, तो सबसे जो डक्टाइल मेटल माना जाता है वो है गोल्ड। नाउ नेक्स्ट इज जो मेटल्स होते हैं दे आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, और ऐसा कहा जाता है कि जो सिल्वर और कॉपर है उनके पास में जो कंडक्टिविटी होती है हीट को ट्रांसफर करने की वो सबसे ज्यादा होती है। और इसी का देखिए इस चैप्टर में एक्सेप्शनल केसेस पर क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, एमसीक्यूज पूछे जाते हैं। तो इसी टॉपिक में विच इज अ कंडक्टर ऑफ हीट, इसमें एक एक्सेप्शनल केस है, यह है लीड और मर्क्यूरी। राइट, लीड और मर्क्यूरी, लीड और मर्क्यूरी ऐसे मेटल्स है जो हीट के लिए कंडक्टिविटी शो नहीं करते, दैट इज अ पुअर कंडक्टर ऑफ हीट। नेक्स्ट है कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। अगर हम लोग इलेक्ट्रिसिटी की कंडक्टिविटी की बात करें तो ऑल मेटल्स आर यूजुअली द गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। राइट, इसीलिए हम लोग जो वायर्स बनाते हैं घरों में वो किसकी होती है, मेटल्स की बनी हुई होती है। व्हाई, बिकॉज मेटल्स आर द गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। राइट, अब
अब आप बोलोगे कि भाई मेटल तो गुड कंडक्टर है इलेक्ट्रिसिटी के, बट तो भी हम लोग उसको वायर को टच करने के बाद उसमें करंट नहीं लगता। वाई? बिकॉज इस पे पीवीसी पॉलीविनाइल क्लोराइड की एक लेयर चढ़ी हुई होती है, और इसी की वजह से ये जो है इंसुलेटर का काम करते हैं। ओके, बट मेटल्स आर यूजुअली गुड कंडक्टर ऑफ हीट भी और इलेक्ट्रिसिटी भी। नाउ नेक्स्ट प्रॉपर्टी दैट इज द सोनरिटी। सोनरिटी मतलब क्या होता है कि रिंगिंग साउंड प्रोड्यूस करने की कैपेबिलिटी। हम लोग देखते हैं बेल जो होती है वो किसकी बनी होती है? मेटल की बनी होती है। तो मेटल को अगर हम लोग ट्रिक किया जाए तो इट प्रोड्यूस दिस साउंड। इसी कैपेबिलिटी को कहा जाता है सोनरिटी। ओके, नाउ अब हम लोगों ने जो फिजिकल प्रॉपर्टीज पढ़ी मेटल की, वो किस तरीके से अलग है नॉन मेटल से। तो पहला हम लोगों ने पढ़ा कि जो मेटल्स होते हैं वो यूजुअली हार्ड होते हैं, तो नॉन मेटल जो होते हैं वो हार्ड नहीं होते, राइट। दूसरा होता है, हाँ बट इसका भी एक एक्सेप्शनल केस है, डायमंड जो होता है वो सबसे हार्डेस्ट मेटल है। दूसरी प्रॉपर्टीज हम लोगों ने पढ़ी कि जो मेटल होते हैं वो अल्टीमेटली गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है, हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी के लिए गुड कंडक्टर होते हैं, बट नॉन मेटल्स में ऐसा नहीं होता। नॉन मेटल्स में कौन है भाई जो इलेक्ट्रिसिटी के लिए गुड कंडक्टिविटी शो करते हैं? तो आपने देखा होगा इलेक्ट्रोड्स, और ये किसके बने होते हैं? अल्टीमेटली ग्रेफाइट्स के। तो ग्रेफाइट यहाँ पर एक एक्सेप्शनल केस फॉलो करता है, ये सब लोग ध्यान रखेंगे, राइट। नाउ नेक्स्ट वन इज अ लस्टरस। अगर हम लोग लस्टरस की बात करें तो ऑल मेटल्स आर वेरी लस्टरस, बट अगर नॉन मेटल की बात करें तो नॉन मेटल लस्टरस नहीं होते, बट इसका भी एक एक्सेप्शनल केस है, दैट इज अ आयोडीन। क्या है? आयोडीन। आयोडीन जो है वो लस्टरस फॉर्म में प्रेजेंट होता है। ओके, जितने भी नॉन मेटल्स है वो मोस्टली, देखिए मेटल्स का हमने देखा, अगर हम लोग मेटल्स की फिजिकल स्टेट के बारे में देखें तो ऑल मेटल्स जो होते हैं दे आर प्रेजेंट इन अ सॉलिड स्टेट, राइट। एक्सेप्शनल केस है मर्क्यूरी है, गैलीलियम है, ये जो है ये लिक्विड स्टेट में प्रेजेंट होते हैं, राइट। इसीलिए हम लोग मर्क्यूरी को एज अ थर्मामीटर में लिक्विड फॉर्म में यूज करते हैं। ओके, अब अगर हम लोग बात करें नॉन मेटल की स्टेट की, तो नॉन मेटल जो होते हैं वो या तो सॉलिड या तो गैसियस स्टेट में प्रेजेंट होते हैं, बट इसका भी एक्सेप्शनल केस है ब्रोमीन। ब्रोमीन मिलता है हमको लिक्विड स्टेट में, राइट। तो अल्टीमेटली ये वाले ब्लॉक से आपको डायरेक्टली फिजिकल स्टेट में डिफरेंशिएशन नहीं आता है यहाँ पर। इस पर छोटे छोटे एमसीक्यूज आपसे पूछे जाते हैं जो बेसिकली एक्सेप्शनल जितने भी केसेस है उन पर बेस्ड है। अब देखिए ये कुछ टॉपिक है जिसपे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। वी कैन नॉट ग्रुप द एलिमेंट बेस्ड ऑन द फिजिकल प्रॉपर्टी अलोंग एज अ मेनी एक्सेप्शनल, है ना। बहुत सारे एक्सेप्शनल केस है, कौन कौन से? मेटल में कौन सा है? मर्क्यूरी। मर्क्यूरी को छोड़कर बाकी जितने भी, अंडरलाइन कीजिए प्लीज, मर्क्यूरी को छोड़कर जितने भी मेटल्स है वो रूम टेम्परेचर पर सॉलिड स्टेट में मिलते हैं, और मर्क्यूरी हमको किस स्टेट में मिलता है? लिक्विड स्टेट में मिलता है, राइट। मेटल्स हैव द हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट्स। मेटल्स के पास यूजुअली हाई मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट होता है, बट इसके भी कुछ एक्सेप्शनल केस है, जैसे गैलीलियम है, सीजियम है, ये जो मेटल है इनका मेल्टिंग पॉइंट बहुत लो होता है। इवन आप इसको अगर पाम में भी रख ले तो ये मेल्ट हो जाएगा, इट कन्वर्ट इनटू द लिक्विड स्टेट, राइट। आयोडीन एक ऐसा नॉन मेटल है जो लस्टरस फॉर्म में मिलता है, दैट इज अ नॉन मेटल बट प्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ lustrosity, it show the lustrous property। अगर हम लोग बात करें कार्बन, कार्बन भी नॉन मेटल है, उसके बहुत सारे एलोटॉप है, ये नेक्स्ट चैप्टर में हम डिटेल में पढ़ेंगे, बट उसका एक और एलोट्रॉप माना जाता है डायमंड को, और ये नेचुरल में प्रेजेंट सबसे हार्डेस्ट कंपोनेंट में से एक है। ये इंपॉर्टेंट चीज है, यूजुअली जितने भी नॉन मेटल्स होते हैं वो सब की सब हार्ड नहीं होते, हार्डनेस शो नहीं करते, बट इसका एक्सेप्शनल केस क्या है? डायमंड। डायमंड जो है वो हार्डनेस शो करता है, राइट। और एक चीज है, डायमंड के बारे में तो हो गया, बट दूसरा कार्बन का एलोट्रॉप है ग्रेफाइट। ग्रेफाइट के पास में इलेक्ट्रिसिटी की कंडक्टिविटी सबसे ज्यादा होती है, एक नॉन मेटल होकर भी
इलेक्ट्रिसिटी के लिए गुड कंडक्टिविटी शो करता है, राइट। कुछ अल्कलाइन मेटल जो लिथियम है, सोडियम है, राइट, पोटेशियम है, ये इतने सॉफ्ट होते हैं कि इनको नाइफ के थ्रू भी हम लोग इजीली कट कर सकते हैं, ओके। नाउ नेक्स्ट इज द केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ द मेटल। सॉरी, अगर हम लोग केमिकल प्रॉपर्टीज देखें मेटल की, तो एलिमेंट्स कैन बी मोर क्लियरली क्लासिफाइड बेस्ड ऑन द केमिकल प्रॉपर्टी। अगर हम लोग देखें बर्निंग मैग्नीशियम रिबिन, अगर मैग्नीशियम रिबिन को अगर हम लोग बर्न करें तो ये मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाएगा, राइट। देखिए यहाँ पे एक रिएक्शन दी हुई है, जब आप मैग्नीशियम रिबिन को बर्न कर रहे हैं, मतलब ऑक्सीजन के साथ में बर्न करवा रहे हो, तो ये क्या फॉर्म करेगा, मैग्नीशियम ऑक्साइड को फॉर्म करेगा, राइट। और जैसे ही आप मैग्नीशियम ऑक्साइड को डिसॉल्व करवा रहे हो वाटर में, तो इट फॉर्म द मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। तो यहाँ पे क्या बनेगा, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, ओके। अब अगर हम लोग बात करें इस टेस्ट को ऐसे टेस्ट करने के लिए, तो हम लोग लिटमस पेपर टेस्ट करेंगे, जिसमें रेड लिटमस पेपर जो है किसमें कन्वर्ट हो जाता है, ब्लू में। देखिए ध्यान रखिए यहाँ पर, द रेड कलर ऑफ लिटमस पेपर टर्न इनटू द ब्लू, व्हाई, बिकॉज जितने भी मेटल्स के ऑक्साइड्स होते हैं दे प्रेजेंट इन अ बेसिक कंडीशन। का नेचर कैसा होता है, बेसिक होता है, राइट। तो यूजुअली इसी की जगह अगर हम लोग अपोजिट नॉन मेटल्स की बात करें, तो नॉन मेटल जैसे हमने सल्फर पाउडर ली, राइट। अब आपने सल्फर पाउडर को ऑक्सीजन के साथ में बर्न किया, तो वो क्या फॉर्म करेगा, सल्फर डाइऑक्साइड, ओके। नाउ एड सम वाटर इन द टेस्ट ट्यूब। अब आपको क्या करना है, वाटर डालना है। मतलब ये पहली वाली रिएक्शन देखिए, जब सल्फर जो है वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कर रहा है, तो सल्फर ऑक्साइड बनाया, सल्फर डाइऑक्साइड बनाया उसने। और जब सल्फर डाइऑक्साइड को वाटर के साथ रिएक्ट करवा रहे हो, तो ये क्या बना रहा है, H2SO3। ये क्या है, तो ये एक टाइप का एसिड है। तो देखिए आपको दोनों में डिफरेंशिएशन समझ में आ रहा हो, जितने भी मेटल ऑक्साइड्स है दे आर बेसिक इन नेचर, और जितने भी नॉन मेटल ऑक्साइड्स है दे आर एसिडिक ऑक्साइड। ये इंपॉर्टेंट चीज है, हमेशा ध्यान रखिए। नॉन मेटल जो है वो एसिडिक ऑक्साइड बनाएंगे, और मेटल जो है वो बेसिक ऑक्साइड फॉर्म करेंगे। नाउ अप नेक्स्ट है, व्हाट हैपन व्हेन द मेटल बर्न इन एयर, राइट। मेटल को अगर आपने एयर में बर्न किया, तो ये इंपॉर्टेंट चीज है, यहां ध्यान दीजिए। अब आपको अलग अलग मेटल जैसे एल्यूमिनियम है, कॉपर है, आयरन है, लीड है, मैग्नीशियम, जिंक और सोडियम, इनकी फ्लेम को चेक करना है, ओके। तो सोडियम जो है इंपॉर्टेंट चीज है, इस पे एमसीक्यूज क्वेश्चन आ सकते हैं। सोडियम जो है वो येलो फ्लेम के साथ में बर्न होता है। अगर हम लोग मैग्नीशियम की बात करें तो वो व्हाइट फ्लेम के साथ में बर्न होगा, और अगर हम लोग कॉपर की बात करें तो वो ब्लू ग्रीन फ्लेम के साथ में बर्न होता है, और बात करें अगर हम लोग एल्यूमिनियम की, तो वो व्हाइट फ्लेम के साथ में बर्न होता है। तो देखिए यहाँ इंपॉर्टेंट चीज ये है कि हर मेटल जो है वो बर्निंग के टाइम पर अलग अलग फ्लेम प्रोड्यूस कर रहा है, राइट। द मेटल सरफेस अपीयर सिल्वर व्हाइट आफ्टर दी बर्निंग, ओके। बर्निंग के बाद में वो कैसी दिखती है, सिल्वर व्हाइट। अब अगर हम लोग रिएक्टिविटी सीरीज यहाँ देखें, तो सबसे ज्यादा रिएक्टिविटी सीरीज में सबसे पहले कौन आता है, सोडियम है। इसके पहले भी पोटेशियम आएगा। इसके लिए मैं आपको ऑलरेडी लास्ट वीडियो में एक लर्निंग कैसे करनी है रिएक्टिविटी सीरीज को, आपको मैं लर्निंग के लिए शॉर्ट ट्रिक बता चुकी हूँ, राइट। तो सोडियम है, मैग्नीशियम है, एल्यूमिनियम है, जिंक है, आयरन, लीड, कॉपर, ये इनका रिएक्टिविटी का ऑर्डर होता है, राइट। रिएक्टिविटी सीरीज मतलब क्या होता है कि जब हम लोग मेटल्स की रिएक्शन करने की कैपेबिलिटी को डिक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज करते हैं, तो इसको कहा जाता है रिएक्टिविटी सीरीज ऑफ द मेटल। अब द प्रोडक्ट मेटल ऑक्साइड, सोडियम ऑक्साइड is soluble in the water, other metal oxides are insoluble। देखिए यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, कुछ जो मेटल ऑक्साइड्स होते हैं वो वाटर में सॉल्युबल होते हैं, जिनको कहा जाता है अल्कलाइन, ओके। और कुछ जो है वो मेटल ऑक्साइड इनसॉल्युबल होते हैं। अब
अब नेक्स्ट है व्हाट हैपन व्हेन द मेटल बर्न इन एयर। तो कुछ एग्जांपल्स दिए हुए हैं आपको। ऑलमोस्ट इसी हम लोग बात करें कि मेटल जो है वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कर, अभी हमने पढ़ा कि क्या बनाते हैं, मेटल ऑक्साइड्स को बनाते हैं। अब जैसे ही आपने कॉपर को हीट किया किसके साथ में, ऑक्सीजन के साथ में, तो इसने क्या बनाया, कॉपर ऑक्साइड बनाया। ओके, वैसे ही सिमिलरली आप जब एल्यूमिनियम को हीट कर रहे हो ऑक्सीजन के साथ में, तो वो क्या बनाएगा, एल्यूमिनियम ऑक्साइड। और ये जो ऑक्साइड्स होते हैं वो कैसे नेचर के होते हैं, बेसिक नेचर के होते हैं, राइट। बट कुछ जो ऑक्साइड्स है वो दोनों तरीके का बिहेवियर शो करते हैं, मतलब एसिडिक एज वेल एज बेसिक। इसको समझते हैं कैसे, जैसे बात करें हम लोग, देखिए ये इस चैप्टर का और एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, प्लीज फोकस ऑन दिस टॉपिक, ओके, व्हिच इज नोन एज एम्फोटेरिक ऑक्साइड। तो एम्फोटेरिक ऑक्साइड क्या होते हैं, जैसे ही हम लोग बात करें एल्यूमिनियम की, राइट, एल्यूमिनियम की ऑक्सीजन के साथ में बाइंडिंग कैपेसिटी, मतलब क्या बनाएगा, एल्यूमिनियम ऑक्साइड। और उसी जगह जो जिंक है वो ऑक्सीजन के साथ कंबाइन कर जिंक ऑक्साइड बनाता है। ये जो दो ऑक्साइड्स बनते हैं इन्हीं को हम लोग बोल रहे हैं एम्फोटेरिक ऑक्साइड, राइट। अब ये एम्फोटेरिक ऑक्साइड क्या होता है इसको समझते हैं हम लोग। एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स मतलब ऐसे ऑक्साइड्स होते हैं जो एसिडिक एज वेल एज बेसिक दोनों टाइप का बिहेवियर करते हैं। मतलब भाई ये होते तो मेटल के ऑक्साइड से, बट इनको अगर एसिड के साथ रिएक्ट करना है तो ये एज अ बेस बिहेवियर करने लग जाते हैं, और अगर इनको बेस के साथ रिएक्ट करवाया जाए तो ये एज अ एसिड जैसा बिहेवियर करने लग जाते हैं। देखिए यहाँ पर मैंने आपको एल्यूमिनियम ऑक्साइड की दोनों रिएक्शन बताई हुई है। जब ये एल्यूमिनियम ऑक्साइड HCl के साथ रिएक्ट कर रहा है तो भी ये क्या बना रहा है, एल्यूमिनियम क्लोराइड, और वाटर मॉलिक्यूल इमिट हो रहे हैं। मतलब अगर ये इस ड्यूरेशन में एसिड के साथ रिएक्ट कर रहा है तो इट बिहेव लाइक अ बेस, और इसी अपोजिट रिएक्शन में अगर ये यहाँ पर NaOH के साथ रिएक्ट कर रहा है तो ये यहाँ पे कैसे बिहेव कर रहा है, एज अ एसिड जैसे, राइट। और यू नो दैट थिंग कि जब एसिड और बेस रिएक्ट करते हैं तो इट फॉर्म द सॉल्ट एंड वाटर मॉलिक्यूल। तो इसी रिएक्शन में सॉल्ट भी बन रहा है और हमारे वाटर मॉलिक्यूल भी इमिट हो रहा है, राइट। पहली रिएक्शन में भी वाटर बन रहा है, दूसरी रिएक्शन में भी वाटर बन रहा है, बट यहाँ जो सॉल्ट है वो चेंज हो गया है। अगर आपने एसिड के साथ देखा तो उसने एल्यूमिनियम क्लोराइड बनाया हुआ है, और आपने इसकी रिएक्शन अगर एल्यूमिनियम ऑक्साइड की रिएक्शन अगर बेस के साथ देखी तो इसने ये सोडियम एल्यूमिनेट बनाया हुआ है, दैट मींस सॉल्ट तो दोनों रिएक्शन में बना है, दैट्स व्हाई इट्स नोन एज अ एम्फोटेरिक ऑक्साइड, ओके। अब है नेक्स्ट, मोस्ट मेटल ऑक्साइड्स आर वाटर सॉल्युबल, राइट। जैसे हम लोग बात कर रहे हैं सोडियम की, पोटेशियम की, हाईली रिएक्टिव मेटल्स है, और ये जब कभी भी वाटर के साथ रिएक्ट कर लेते हैं तो वाटर के साथ रिएक्ट कर ये ऑक्साइड्स जो बनाते हैं दे आर सॉल्युबल इन द वाटर, दैट्स व्हाई इज नोन एज अ अल्कलाइज। इंपॉर्टेंट टॉपिक है, अल्कलाइज मतलब क्या होते हैं, तो ऐसे बेस विच आर सॉल्युबल इन द वाटर, इंपॉर्टेंट चीज है, ओके। So all metals show the different reactivity towards the oxygen. ऐसा नहीं है भाई कि सब लोग एक जैसी रिएक्शन करेंगे इस ऑक्सीजन के साथ में। यहाँ पर हर मेटल की टेंडेंसी ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करने की अलग अलग होती है, और ये बेस होती है उनकी रिएक्टिविटी सीरीज पर, ओके। तो जैसे हमने बात किया सोडियम और पोटेशियम जो है वो वैगोरसली ऑक्सीजन के साथ में रिएक्ट करेंगे। सोडियम और पोटेशियम एक्चुअल ऐसे मेटल है वो किसी के भी साथ वैगोरसली रिएक्ट करेंगे। That's why इस पे क्वेश्चन पूछा जाता है why the sodium and potassium store in the kerosene oil। तो इसके पीछे रीजन यही है भाई कि किसी के साथ भी रिएक्शन कर वैगोरसली रिएक्शन कर फायर कैच कर लेते हैं, और इसी को रिड्यूस करने के लिए इसको हम लोग केरोसिन ऑयल में प्रिजर्व करके रखते हैं। At ordinary temperature, the surface of metals such as magnesium, aluminium, zinc, lead, etc. are covered with thin protective layer of oxide. It prevents metal from the further oxidation. Important चीज है, जैसे फॉर एग्जाम्पल हमने देखा कि कोई एक मेटल पर आप देखते हो कि जो ब्लैक कलर के कोटिंग वाले मेटल्स होते हैं किचन के लिए, जो वेसल्स होते हैं, यूटेंसिल्स होते हैं, तो वहां पर ब्लैक कलर की लेयर बनी होती है विच इज नोन एज एल्यूमिनियम ऑक्साइड। और ये एल्यूमिनियम ऑक्साइड की लेयर अगर हम लोग एक बार बना ले रहे हैं तो इट प्रिवेंट दी फर्दर करोजन, ये एल्यूमिनियम को फर्दर करोजन से
प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है. ओके, फिर आयरन डज नॉट बर्न ऑन हीटिंग बट आयरन फिलिंग बर्न वैगोरसली व्हेन उस पर फायर का, जब उस पर फायर दी जाए तो ये फ्लेम प्रोड्यूस करेगा, बट आयरन जो है वो फ्लेम प्रोड्यूस नहीं करेगा, बट आयरन फिलिंग फ्लेम प्रोड्यूस करेंगे. ओके, नाउ नेक्स्ट है कॉपर डज नॉट बर्न बट द हॉट मेटल इज कोटेड विद द ब्लैक लेयर ऑफ कॉपर ऑक्साइड. तो कॉपर बर्न नहीं करेगा, वो क्या बना लेगा उसके सराउंडिंग में, कॉपर ऑक्साइड की एक लेयर फॉर्म कर लेगा. सिल्वर और गोल्ड तो भाई नॉन रिएक्टिव एलिमेंट्स में आते हैं, मतलब नॉन रिएक्टिव नहीं है, इसकी रिएक्टिविटी सीरीज में प्लेस बहुत नीचे है. दैट मींस के रिएक्शन करने की कैपेबिलिटी बहुत कम है, इसीलिए वो ऑक्सीजन से रिएक्शन परफॉर्म नहीं करते हैं, इवन आप टेम्परेचर कितना भी राइज कर ले. अब नेक्स्ट है एनोडाइजिंग, एक प्रोसेस जिसमें हम लोग बोलते हैं कि अदर मेटल पे हम लोग उस मेटल का ऑक्सीडेशन कोट अप्लाई करते हैं, राइट. तो जैसे अब हमने यहाँ पर दो इलेक्ट्रोड लिए हैं, एनोड के टाइम पे हमने एल्यूमिनियम को लगाया हुआ है, और दूसरी जगह जो कैथोड है वहां पर आप लीड या एल्यूमिनियम किसी को भी लगा सकते हैं. ओके, द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ थिक ऑक्साइड लेयर ऑफ द एल्यूमिनियम. अब हम लोग जो भी भाई कुकिंग यूटेंसिल्स है उसको आपने, जिस पर आपको कोडिंग लगानी है उसको आपने कहाँ रख दिया है, ये एनोड के साइड, और आपने एक इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन ले लिया है जिसमें आपने डाइल्यूट H2SO4 डाला हुआ है, यहाँ आपको दिख रहा होगा, राइट. जैसे आप इसमें से करंट का फ्लो करेंगे तो क्या होगा कि जो एल्यूमिनियम है जो कैथोड से डिकम्पोज हो रहा है वो जाकर अटैच हो जाएगा इस लेयर पर, एल्यूमिनियम के आइटम्स पे या एल्यूमिनियम के आर्टिकल्स पर, और वहां पर एल्यूमिनियम ऑक्साइड की लेयर बन जाएगी. जैसे ही एल्यूमिनियम ऑक्साइड की लेयर फॉर्म हो जाएगी तो ये इसको फर्दर करोजन से रोक लेगी और आपके यूटेंसिल्स अब करोड नहीं होंगे, बिकॉज वो ऑलरेडी करोड होकर एक लेयर फॉर्म कर चुके हैं जो एल्यूमिनियम ऑक्साइड की है, और ये एल्यूमिनियम ऑक्साइड एक बार फॉर्म होने के बाद में फर्दर करोजन को स्टॉप कर देता है. अब है नेक्स्ट है, जब कोई भी मेटल्स जो होते हैं वो रिएक्ट करते हैं वाटर के साथ में तो क्या होगा, अल्टीमेटली सम मेटल्स रिएक्ट विद द वाटर टू फॉर्म अ मेटल ऑक्साइड एंड हाइड्रोजन गैस. देखिए यहाँ पर दो चीजें हैं, ये इंपॉर्टेंट है. जो मेटल्स हाईली रिएक्टिव होंगे वो वाटर के साथ, देखिए यहाँ पर दो इंपॉर्टेंट चीज दी हुई है, जो भी मेटल्स हाईली रिएक्टिव होंगे वो वाटर के साथ रिएक्ट कर मेटल ऑक्साइड फॉर्म करेंगे और हाइड्रोजन गैस इमिट करेंगे. बट कुछ, और जैसे ही ये मेटल ऑक्साइड वाटर के साथ रिएक्ट करेगा तो मेटल हाइड्रोक्साइड बनाएगा. बट बात करें जैसे हम लोग हाईली रिएक्टिव मेटल्स की, ओके, तो पोटेशियम है, सोडियम है, ये जब कभी भी वाटर के साथ रिएक्शन परफॉर्म करते हैं तो इट इज आल्सो, देखिए हीट इवॉल्व हो रही है, मैंने आपको फर्स्ट चैप्टर में बताया. जब प्रोडक्ट के साथ हीट लिखी जाए तो वो कौन सी रिएक्शन को इंडिकेट करती है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन. तो जब हाईली रिएक्टिव मेटल वाटर के साथ रिएक्ट करते हैं तो ये बहुत ज्यादा एक्सोथर्मिक रिएक्शन शो करते हैं और इसीलिए ये मेटल्स फायर कैच कर लेते हैं. अब होता क्या है कि जैसे ही पोटेशियम या सोडियम वाटर के साथ रिएक्ट करता है तो पोटेशियम और सोडियम हाइड्रोक्साइड बनाता है, और जब ये इसी के साथ में हाइड्रोजन गैस इमिट करता है और इसके साथ बहुत सारी हीट इवॉल्व होती है, तो सडनली वो हाइड्रोजन गैस उस हीट को एब्सॉर्ब करती है और जलना स्टार्ट कर देती है, इसीलिए इट्स कैच अ फायर. पूछा जाता है सोडियम और पोटेशियम मेटल्स जो है वो वाटर के साथ रिएक्ट कर फायर कैच करते हैं. अब देखिए यहाँ पर कुछ जो मेटल्स है, जैसे अगर मैं बात कर रही हूं यहां कैल्शियम के बारे में, राइट, तो कैल्शियम के लिए भी एक क्वेश्चन पूछा जाता है. इंपॉर्टेंट चीज है, देखिए जब कैल्शियम वाटर के साथ रिएक्ट करता है तो वो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनाता है और इसी प्रोसेस में हाइड्रोजन गैस इमिट होती है. अब ये जो हाइड्रोजन गैस इमिट हो रही है वो हीट के साथ इमिट नहीं हो रही है, इसलिए वो बर्न तो नहीं करता या वैगोरसली रिएक्शन परफॉर्म नहीं होती. बट इस सिचुएशन में क्या होता है कि वो बबल्स के साथ में कैल्शियम फ्लोट on the upper surface of the water. So calcium float because hydrogen gas bubbles stick to the metal surface. तो ऐसा लगता है भाई कि कैल्शियम क्या हो रहा है, ऊपर फ्लोट करते हुए दिखाई दे रहा है. ओके,
नाउ नेक्स्ट इज मैग्नीशियम रिएक्ट विद द हॉट वाटर। देखिए हर किसी की रिएक्टिविटी सेम नहीं है, जैसे जो हाईली रिएक्टिव मेटल्स है वो तो इजीली कोल्ड वाटर के साथ रिएक्ट कर लेते हैं, बट जो मॉडरेटली रिएक्टिव मेटल्स है उनके लिए आपको हॉट वाटर देना पड़ता है। दे डज नॉट रिएक्ट विद द कोल्ड वाटर। इंपॉर्टेंट चीज है, मैग्नीशियम की रिएक्टिविटी सोडियम पोटेशियम कैल्शियम से कम है, दैट्स व्हाई इट रिएक्ट विद द हॉट वाटर ओनली बट नॉट अ कोल्ड वाटर। ओके, और इस रिएक्शन में भी क्या होगी, हाइड्रोजन गैस इमिट होगी। नाउ नेक्स्ट इज कुछ जो मेटल्स हैं, एल्यूमिनियम, आयरन और जिंक की बात करें तो इनकी रिएक्टिविटी भी और ज्यादा कम है, और कम है ना, तो इसीलिए यहाँ पर तीन कैटेगरी बन गई। हाईली रिएक्टिव एलिमेंट्स ने वाटर के साथ में यूजुअली कोल्ड वाटर के साथ में भी इजीली रिएक्ट कर गया, बट जो मॉडरेटली रिएक्टिव थे उनके लिए हमको हॉट वाटर सप्लाई करना पड़ा, और जो लीस्ट रिएक्टिव है इनकी रिएक्टिविटी कम होती है, वो कभी भी ना तो कोल्ड वाटर के साथ रिएक्ट करेंगे ना ही हॉट वाटर के साथ रिएक्ट करेंगे, इनको आपको स्टीम देना पड़ेगा। ओके, तो ये जो है यूजुअली वेपराइज वाटर के साथ में रिएक्शन परफॉर्म करेंगे और ऑक्साइड्स बनाएंगे। देखिए दोनों में डिफरेंस आपको समझ में आया होगा। मैं वापस पीछे वाली स्लाइड पे आई हूँ, यहाँ पर हाइड्रोक्साइड्स बन रहे थे, तो ये जो रिएक्टिविटी में ओके ओके वाले एलिमेंट्स थे वहां तक तो आपने देखा कि ये सब की सब हाइड्रोक्साइड बना रहे हैं। जो रिएक्टिविटी में कम है, कहीं कम पड़ रहे हैं, वो हाइड्रोक्साइड नहीं बनाते, वो वाटर के साथ रिएक्ट कर ऑक्साइड्स फॉर्म करते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा। ओके, जितने भी मेटल्स है वो वाटर के साथ में दो तरीके की रिएक्शन करते हैं, जो हॉट वाटर और कोल्ड वाटर के साथ में रिएक्ट करता है, सॉरी, जो कोल्ड वाटर और हॉट वाटर के साथ में रिएक्ट करते हैं वो हाइड्रोक्साइड बनाते हैं, और जो स्टीम के साथ रिएक्ट करते हैं वो ऑक्साइड बनाते हैं। ओके, सो मेटल्स सच एज कुछ जो मेटल्स है जैसे लीड है, कॉपर है, सिल्वर है, या फिर गोल्ड की बात कर ले, तो ये मेटल जो है वो वाटर के साथ में कभी भी कोई भी रिएक्शन परफॉर्म नहीं करते, राइट। वी वेयरिंग द सिल्वर और गोल्ड, वो कभी भी वाटर डालने पर भी रिएक्शन परफॉर्म नहीं करते। अभी नेक्स्ट है डाइल्यूट एसिड के साथ में। ओके, जो जितने भी मेटल्स है, ये मैंने लास्ट चैप्टर में भी आपको पढ़ाया था जब एसिड की हमने मेटल के साथ में रिएक्शन करवाई थी, इसीलिए मैं इसको यहाँ शॉर्ट में समराइज करूंगी। जितने भी मेटल्स है वो डाइल्यूट एसिड के साथ रिएक्ट कर क्या बनाते हैं, सॉल्ट और हाइड्रोजन गैस इमिट करते हैं। ओके, देखिए यहाँ पर HCl के साथ में उन्होंने रिएक्शन किए, तो सब जगह आपको दिख रहा होगा कि ये हाइड्रोजन गैस इमिट करते हैं। बट अगर हम लोग बात करें मैग्नीशियम शो फास्टर रिएक्शन एंड हाइड्रोजन बबल फॉर्म एंड रिकॉर्ड हाईएस्ट टेम्परेचर, मोस्ट एक्सोथर्मिक रिएक्शन में इंक्लूड होगा। मैग्नीशियम है, फिर एल्यूमिनियम है, फिर जिंक है और फिर आयरन है। ओके, अब यहाँ पर द रिएक्टिविटी डिक्रीजेस इन द ऑर्डर ऑफ, अभी आपको बताया मैग्नीशियम है, फिर एल्यूमिनियम है, फिर जिंक है और फिर आयरन है। Copper does not react with the dilute HCl, so the bubbles are not formed and sorry, so the bubble are not formed and no change in the temperature, वहां पर कोई भी changes नहीं occur होंगे। ओके, और ये वाला टॉपिक मैं आपको लास्ट चैप्टर में भी समझा चुकी हूँ कि जो हाइड्रोजन गैस इवॉल्व नहीं होती, कब इवॉल्व नहीं होती, तो जब मेटल जो है वो कौन से एसिड के साथ रिएक्ट करते हैं, व्हेन इट रिएक्ट विद द नाइट्रिक एसिड, राइट। बिकॉज नाइट्रिक एसिड की अगर हम लोग बात करें तो ये बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। ओके, बट कुछ जो मेटल्स है, सिर्फ दो मेटल्स है जो नाइट्रिक एसिड के साथ में रिएक्ट करते हैं, दैट इज अ मैग्नीशियम एंड सेकेंड वन इज अ मैग्नीज। वो डाइल्यूट HNO3 के साथ डाइल्यूट HNO3 के साथ रिएक्ट कर हाइड्रोजन गैस इमिट करते हैं। व्हाई? बिकॉज ये बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट है। देखिए यहाँ ध्यान दीजिए, दोनों जो मेटल की बात कर रही हूँ मैं, मैग्नीशियम और मैग्नीज, ये दोनों जो मेटल है वो रिड्यूसिंग एजेंट है, और अगर मैं बात कर रही हूँ एसिड की तो वो स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। अब इस पे और एक क्वेश्चन आता है, रॉयल वाटर क्या है, समझिए। एक्वारिगा, एक्वारिगा को ही हम लोग बोलते हैं
ये एक लैटिन वर्ड से लिया हुआ है जिसका मीनिंग होता है रॉयल वाटर। अभी एक्वारिका कैसे फॉर्म होता है? तो इट इज अ फ्यूजन ऑफ HCl and concentrated HCl, concentrated HCl and concentrated HNO3, मतलब नाइट्रिक एसिड और HCl मतलब हाइड्रोक्लोरिक एसिड का कंसंट्रेटेड फॉर्म में एक मिक्सचर है, जहां पर 3 अमाउंट में आप 3:1 में, मतलब 3:1 में रेशो क्या होगा, HCl और HNO3 को 3:1 में मिक्स करते हैं, तो जो हाईली करोसिव फ्लूमिंग लिक्विड बनता है इसी को हम लोग बोलते हैं एक्वारिका। और एक्वारिका के मेन पॉइंट पता है आपको क्या होता है, कि जो एक्वारिका होता है वो इतना ज्यादा करोसिव होता है कि जो नॉन रिएक्टिव मेटल्स है ना, जैसे सिल्वर है या फिर आपका गोल्ड है, प्लैटिनियम है, उनको भी भाई रिएक्शन करना, डिसॉल्व करने में मजबूर कर देता है। अब नेक्स्ट है हाउ डू मेटल्स रिएक्ट विद द सॉल्यूशन ऑफ अदर मेटल सॉल्ट। अब अदर मेटल सॉल्ट मतलब ये वाली रिएक्शन आपने फर्स्ट चैप्टर में पढ़ी हुई है, दैट इज अ डिस्प्लेसमेंट नहीं, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ओके, अगर मैं बात करूं यहाँ पर ये एक्टिविटी पे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, कि एक्टिविटी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। पुट अ क्लीन कॉपर वायर इन द आयरन सल्फेट सॉल्यूशन। एक आयरन सल्फेट का सॉल्यूशन लिया हुआ है और आपने उसमें कॉपर की वायर को डाल दिया है, एंड आयरन नेल इन द कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन। देखिए यहाँ उल्टा किया हुआ है, कॉपर को आपने डाला हुआ है आयरन सल्फेट सॉल्यूशन में और आयरन को डाला हुआ है कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन में से 2 टेस्ट ट्यूब लिए। तो देखिए पहली वाली जो टेस्ट ट्यूब आपको दिख रही है ये ब्लू वाली, उसमें क्या है, आपने कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन लिया है और उसमें आयरन नेल को डाला हुआ है, और दूसरी वाली जो व्हाइट वाली दिख रही है उसमें आपने आयरन सल्फेट सॉल्यूशन को लिया हुआ है और उसमें कॉपर वायर को डाला हुआ है। ओके, तो यहाँ पर क्या होगा आपको पता है, पहली वाली जो रिएक्शन है जहां आपने कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन में आयरन डाला हुआ है, मतलब ये वाली रिएक्शन परफॉर्म हो रही है, तो यू नो दैट थिंग आयरन इज अ मोर रिएक्टिव मेटल। तो वो क्या करेगा, ये आयरन इस कॉपर को रिप्लेस कर देगा, कॉपर की प्लेस पे आयरन और आयरन की प्लेस पे कॉपर आ जाएगा, और यहाँ पर आयरन सल्फेट और कॉपर जो है वो रिलीज होगा, दैट इज अ डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ओके, मेटल की रिएक्शन आप कॉपर सल्फेट के साथ कर रहे हो, ये कौन सी रिएक्शन हुई, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ओके, अब डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन आर बेटर इवॉल्व फॉर द रिएक्टिविटी ऑफ मेटल। मतलब अगर आपको भाई ये समझना है कि कौन सा मेटल ज्यादा रिएक्टिव है तो आप डिस्प्लेसमेंट करवा के देख लो। दो मेटल का, अगर आपने एक मेटल का सॉल्ट लिया है और एक मेटल को फ्री फॉर्म में लिया है, अगर उस मेटल की रिएक्टिविटी ज्यादा होगी तो वो दूसरे मेटल को वहां से हटाकर खुद फिक्स होने की कोशिश करेगा, राइट। ये डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन ऑलरेडी मैंने आपको फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा चुकी हूँ। ओके, अब ये जो दूसरी वाली टेस्ट में वहां पर कोई भी रिएक्शन परफॉर्म नहीं होगी, व्हाई, अगर मैं कॉपर की रिएक्शन जो है वो आयरन सल्फेट के साथ करूं तो अल्टीमेटली वी नो दैट थिंग कि कॉपर की जो रिएक्टिविटी है वो बहुत कम है ना आयरन से, तो इसीलिए वो आयरन बहुत पावरफुल है, कॉपर उसको अपनी प्लेस से नहीं हटा पाएगा और इसीलिए ये रिएक्शन परफॉर्म नहीं होगी। अगर मैं इस रिएक्शन को रिवर्स करूं, इस रिएक्शन को अगर मैं रिवर्स करूं तो परफॉर्म नहीं होगी। तो यहाँ पर इंपॉर्टेंट चीज दैट इज all metals do not react with the oxygen, water and acid, so we cannot put all the metal sample in a decreasing order their activity. Okay, अब यहाँ पर पहले ब्लू कलर था और बाद में क्या हो गया, दूसरे टेस्ट में आप देखोगे ग्रीन कलर। किसकी वजह से हो रहा है ये, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन की वजह से। अब रिएक्टिविटी सीरीज क्या होती है ये मैं आपको ऑलरेडी समझा चुकी हूँ, इसको लर्न कैसे करना है ये भी मैं बता चुकी हूँ। कैटरीना ने कार मांगी, ऑटो जिंग फरारी, फिर भी हाई क्यों मिली सिल्वर ऑडी, दैट इज अ ट्रिक फॉर लर्निंग दिस एलिमेंट। ओके, तो यहाँ अगर हम लोग बात करें सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम और एल्यूमिनियम के बारे में, तो ये जो है वो बहुत ज्यादा रिएक्टिव है। लेस रिएक्टिव में आएगा जिंक, आयरन, टीन, लीड और हाइड्रोजन से नीचे जितने भी है, कॉपर है, सिल्वर है, गोल्ड है, प्लेटिनियम, इनकी रिएक्टिविटी बहुत ही लेस होती है या ना के बराबर होती है। अब अगर हम लोग नोबल गैसेस की बातें करें तो नोबल गैसेस मतलब क्या होता है भाई, नोबल गैसेस दैट मींस ऐसी गैसेस जिनका ऑक्टेव कंप्लीट है, मतलब भी खा पी के सुखी वाले एलिमेंट्स है ये। ओके,
जैसे हम लोग हीलियम की बात करें तो इसका एटॉमिक नंबर होता है 2। अगर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करें तो क्या होगा, पहले ऑर्बिट में 2, तो पहले ऑर्बिट की कैपेसिटी 2 की होती है, पहला ऑर्बिट कंप्लीट फिल है, इसीलिए ये और रिएक्शन नहीं करेगा। बट अगर हम लोग बात कर रहे हैं मेटल की, तो जो मेटल की रिएक्टिविटी में अगर हम लोग देखें तो देखिए आप नोटिस करिएगा मेटल जो है वो सोडियम की बात करें अगर हम लोग, राइट, 281 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 281, मतलब इनके पास में या तो एक इलेक्ट्रॉन या तो दो इलेक्ट्रॉन या तो तीन इलेक्ट्रॉन होंगे लास्ट ऑर्बिट में, इसीलिए ये इलेक्ट्रॉन दे देना चाहेंगे अपना ऑक्टेव कंप्लीट करने के लिए। और उसी के अगेंस्ट में अगर हम लोग नॉन मेटल देखें तो भाई इनके पास में या तो 4 इलेक्ट्रॉन या तो 5 इलेक्ट्रॉन या तो 6 इलेक्ट्रॉन या तो 7 इलेक्ट्रॉन होंगे, इसीलिए वो इलेक्ट्रॉन्स देंगे नहीं, वो इलेक्ट्रॉन्स लेकर अपना ऑक्टेव कंप्लीट करना चाहेंगे। सो इसीलिए वी नो दैट कि जो मेटल्स होते हैं वो इलेक्ट्रॉन को लूज करने की टेंडेंसी रखते हैं और वो डोनर का काम करते हैं, और जो नॉन मेटल्स होते हैं वो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करते हैं और इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करने की वजह से उन पर नेगेटिव चार्ज या नेगेटिव आयंस बनाते हैं, विच इज नोन एज एनायंस। और जो मेटल्स होते हैं वो इलेक्ट्रॉन डोनेट करने की वजह से पॉजिटिव आयंस मतलब कैटायंस फॉर्म करते हैं। अब हाउ डू मेटल्स एंड नॉन मेटल्स रिएक्ट, मेटल्स और नॉन मेटल किस तरीके से रिएक्ट करते हैं, तो इसके लिए इनका जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वो मैटर करता है। बिकॉज अगर हम लोग बात करें मेटल और नॉन मेटल की, तो उनमें से एक का नेचर इलेक्ट्रॉन देने का होता है और दूसरे का जो नेचर है वो इलेक्ट्रॉन लेने का होता है, इसीलिए और ये आयंस बनाते हैं। अभी मैंने आपको समझाया जैसे मेटल जो है वो बनाएगा कैटायन और नॉन मेटल जो है वो एनायन बनाएंगे, और ये कैटायन और एनायंस जब बनते हैं तो दे फॉर्म दी आयोनिक बॉन्ड्स, आयन बनने वही है, तो ये जब दोनों एक दूसरे के साथ रिएक्ट करेंगे तो ये आयोनिक बॉन्ड बनाएंगे, और आयोनिक बॉन्ड जो होते हैं वो बहुत स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होते हैं, और इसीलिए इन कंपाउंड को हम लोग आयोनिक कंपाउंड ऐसा बोलते हैं। ओके, तो अब हम लोग एक रिएक्शन देखते हैं, जैसे सोडियम एटम जो है उसका अगर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखें तो 281 होता है, मतलब इसके आउटर मोस्ट शेल में एक इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। ओके, तो के पास में के शेल में 2 इलेक्ट्रॉन, के एल में 8 इलेक्ट्रॉन और एम में 1 इलेक्ट्रॉन है, राइट। और उसका अगर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखें तो पहले ऑर्बिट में देखो के शेल में 2 इलेक्ट्रॉन, एल शेल में 8 इलेक्ट्रॉन और एम शेल में जो है वो 1 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। ये आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में समझ में आ रहा होगा, राइट। अब अगर हम लोग बात कर रहे हैं तो इस सिचुएशन में वो एनायन बनाता है, मतलब जो अपना थर्ड ऑर्बिट में यहाँ पे आपको नहीं दिख रहा होगा कोई इलेक्ट्रॉन, क्यों नहीं दिख रहा होगा, बिकॉज उसने अपना थर्ड ऑर्बिट का इलेक्ट्रॉन डोनेट कर दिया। किसको डोनेट किया, इस क्लोरीन को। तो क्लोरीन के पास क्या था, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, क्लोरीन का एटॉमिक नंबर 17 होता है, तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगा 287। तो भाई इसके पास में लास्ट ऑर्बिट में एक इलेक्ट्रॉन कम है, राइट। थर्ड जो ऑर्बिट है वो एक पर अपना ऑक्टेव कंप्लीट करता है, यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन कम है, इसीलिए इस सोडियम ने उसको अपना एक इलेक्ट्रॉन दिया, और इनके ऑर्बिट में देखिए इसने कंप्लीट कर लिया अपना 288, मतलब अपने तीनों ऑर्बिट्स इसने कंप्लीट कर दिए। यहाँ पर भी इसके ऑर्बिट कंप्लीट होगा, उन्होंने आयोनिक बॉन्ड शेयर किया, राइट। तो सोडियम गिव दी 1 इलेक्ट्रॉन एंड क्लोरीन एड दी 1 इलेक्ट्रॉन एंड फॉर्म कौन सा आयन, एनायन। सोडियम ने एक इलेक्ट्रॉन देकर यहाँ पर कौन सा आयन बनाया, कैटायन। तो देखिए हमेशा ध्यान रखिए, देने वाला जो है वो पॉजिटिव के साथ होता है और लेने वाला निगेटिव के साथ होता है। तो जो भी इलेक्ट्रॉन दे रहा है उस पर पॉजिटिव चार्ज होगा और जो भी इलेक्ट्रॉन ले रहा है उस पर निगेटिव चार्ज होगा। ओके, तो ये आयनिक कंपाउंड्स आपको समझ में आ चुके होंगे। अब अगर हम लोग बात करें तो मैग्नीशियम का भी उसी अकॉर्डिंग, राइट, यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन के 2 क्लोरीन के साथ में बनाया। क्यों बनाया, देखिए हमको ये पता है, फॉर्मूले बनाने के लिए आपको बेसिक चीज पता होना चाहिए। मैग्नीशियम की जो वैलेंसी है वो होती है 2 और जो क्लोरीन की वैलेंसी होती है वो होती है 1। अगर हम लोग इसको क्रॉस करें तो फॉर्मूला क्या बनेगा, MgCl2। ओके, तो इसीलिए यहाँ पर मैग्नीशियम 2 क्लोरीन के साथ जुड़ा हुआ है। इन्हीं को हम लोग आयोनिक कंपाउंड या इलेक्ट्रोवैलेंट कंपाउंड बोलते हैं। इलेक्ट्रोवैलेंट मतलब जो इलेक्ट्रॉन की साझेदारी से बने हुए हैं, अपने इलेक्ट्रॉन दे रहे और ले रहे। अब है प्रॉपर्टीज ऑफ आयोनिक कंपाउंड, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, राइट।
टेक अस, अगर हम लोग बेसिकली अगर आयनिक कंपाउंड्स की प्रॉपर्टीज को देखें तो प्रॉपर्टीज कौन कौन सी, इनका फिजिकल नेचर, दे आर सॉलिड एंड हार्ड ड्यू टू द स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन दी कैटायन और एनायन, पॉजिटिव चार्ज आयन और नेगेटिव चार्ज आयन के बीच में स्ट्रॉन्ग फोर्स होता है। ओके, दे आर ब्रिटल इनटू द मतलब इनको छोटे छोटे पीसेस में हम लोग ब्रेक डाउन कर सकते हैं इजीली। इनका मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, हाई होता है। दिस इज बिकॉज मच एनर्जी इज नीडेड टू ब्रेक डाउन द स्ट्रॉन्ग आयनिक बॉन्ड। क्यों? क्योंकि भाई इनका जो आयनिक बॉन्ड है वो बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, और उसको अगर आपको ब्रेक करना है तो ज्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी। आप ज्यादा एनर्जी दे रहे हो मतलब इसका मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा, बहुत ज्यादा हाई होगा। अगर हम लोग बात करें सॉल्युबिलिटी की, तो ये बेसिकली सॉल्युबल होते हैं वाटर में, और जितने भी ऑर्गेनिक सॉल्वेंट होते हैं जैसे पेट्रोलियम है, केरोसिन है, पेट्रोल है, तो उसमें ये इनसॉल्युबल हो गए। नेक्स्ट है कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। तो इट ऑकर थ्रू द सॉल्यूशन बाय द मूवमेंट ऑफ द चार्ज पार्टिकल। मतलब अगर आपने इनका मोल्टन स्टेज में अगर आप इसमें से इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करवाना चाहे तो ये इजीली इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करेंगे। भाई देख लो, जैसे सॉल्ट है NaCl, आपने नमक में जैसे ही सॉल्ट डाला तो इट इज अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। अब है ऑकरेंस ऑफ मेटल। तो मेटल्स हम लोग को बेसिकली कहाँ कहाँ मिलते हैं, तो अर्थ के क्रस्ट से जो है ना बेसिकली मेटल का ऑब्टेनिंग किया जाता है। तो मेजर जो सोर्स है हमारे लिए वो वही है। दे आर फाउंड इन द फ्री स्टेट एज अ कंपाउंड, कंपाउंड में भी मिलते हैं, कुछ फ्री स्टेट में भी मिलेंगे। ओके, अगर हम लोग सी वाटर की बात करें तो सी वाटर में भी बहुत सारे सॉल्युबल सॉल्ट प्रेजेंट है। कौन कौन से, सोडियम क्लोराइड है, मैग्नीशियम क्लोराइड है, ये सारे सॉल्ट भी उसमें प्रेजेंट होते हैं। द एलिमेंट्स और कंपाउंड व्हिच ऑकर नेचुरली इन द अर्थ क्रस्ट इज कॉल्ड द मिनरल्स। मतलब अर्थ के क्रस्ट में हमको जो भी कंपोनेंट मिल रहे हैं फ्री फॉर्म में, उनको हम लोग क्या बोलते हैं, मिनरल्स। ओके, और the minerals that contain the very high percent of metal is known as a ores। मतलब एक पर्टिकुलर प्लेस जहां से हमको वो मेटल एक्सट्रैक्ट हो रहे हैं उनको हम लोग क्या बोल रहे हैं, ओर्स। अब है एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल। मेटल जैसे हम लोगों ने रिएक्टिविटी सीरीज देखी, तो रिएक्टिविटी सीरीज में मेटल्स को हम लोगों ने 3 बेसिक कैटेगरीज में डिवाइड किया हुआ था। एक हाईली लेस, मॉडरेटली और लेस, ऐसे 3 टाइप के एलिमेंट्स होते हैं, हाईली रिएक्टिव, मॉडरेटली रिएक्टिव और लेस रिएक्टिव। तो इनका जो एक्सट्रैक्शन है वो भी 3 अलग अलग मेथड से किया जाता है। जैसे मैं अगर बात करूं पहले मेटल जो कि बहुत ज्यादा लो रिएक्टिविटी में है, राइट, जो बहुत ज्यादा कम रिएक्शन शो करते, जो रिएक्टिविटी सीरीज में कहा है बहुत ज्यादा बॉटम में रखे हुए हैं। ओके, सो दे फाउंड इन द फ्री स्टेट, वो अल्टीमेटली बहुत कम इम्प्योरिटीज के साथ मिलेंगे और फ्री स्टेट में मिलेंगे। जैसे बात करें गोल्ड है, सिल्वर है, प्लेटिनियम है, कॉपर है। ओके, और अगर ये मिल भी जाए इम्प्योरिटीज के साथ में तो ये सल्फाइड और ऑक्साइड ओर के फॉर्म में मिलते हैं। किस ओर के फॉर्म में मिलते हैं, सल्फाइड और ऑक्साइड ओर। इसमें कॉपर है और सिल्वर है, तो ये सल्फाइड और या फिर ऑक्साइड ओर के फॉर्म में मिलते हैं। मेटल्स ऑफ मीडियम रिएक्टिव, जो मीडियम रिएक्टिव मेटल्स है वो यूजुअली ऑक्साइड ओर के फॉर्म में मिलेंगे, सल्फाइड ओर के फॉर्म में मिलेंगे, या फिर कार्बोनेट ओर के फॉर्म में होंगे। मतलब मेटल कार्बोनेट, मेटल ऑक्साइड, मेटल सल्फाइड के फॉर्म में मिलेंगे। और जो हाईली रिएक्टिव मेटल्स है वो कभी भी फ्री स्टेट में नहीं मिलेंगे, उनके साथ में इंप्योरिटीज सबसे ज्यादा होगी, अलग अलग टाइप की इंप्योरिटीज को वो कंटेन करके रखे होंगे। ओके, सो ओर्स ऑफ मेनली मेटल्स आर ऑक्साइड। मतलब अल्टीमेटली जितने भी मेटल्स की ओर है वहां पर वो किस फॉर्म में मिलते हैं, ऑक्साइड फॉर्म में। बिकॉज क्यों ऐसा होता है, ऑक्सीजन इज वेरी रिएक्टिव एंड वेरी अबंडेंट ऑन द अर्थ। अर्थ पर बहुत ज्यादा अमाउंट में ऑक्सीजन है और वो बहुत ज्यादा रिएक्टिव है, राइट। अब जो हाईली रिएक्टिव एलिमेंट है देखिए कौन कौन से, पोटेशियम है, सोडियम है, कैल्शियम है, मैग्नीशियम है, एल्यूमिनियम है। तो उनको हम लोग कैसे प्यूरिफाई करते हैं, कैसे एक्सट्रैक्ट करते हैं, इलेक्ट्रोलाइसिस मेथड के थ्रू। जो जिंक है, जो आयरन है, लीड है और कॉपर है, इनको हम लोग एक्सट्रैक्ट करते हैं रिडक्शन
यूजिंग द कार्बन, कार्बन के रिडक्शन की वजह से हम लोग इसको एक्सट्रैक्ट कर पाते हैं, और नीचे वाले जो है वो नेटिव स्टेट में मिल जाते हैं हमको। ओके, अब है वेरियस स्टेप्स इन्वॉल्व इन द प्यूरिफिकेशन या एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल। मेटल के एक्सट्रैक्शन के लिए हम लोग अलग अलग जो मेथड यूज करते हैं उसके बारे में मैं आपको ब्रीफ समझाऊंगी। पहला है ओर्स। ओर्स मतलब जब मेटल जहां कंसंट्रेटेड फॉर्म में मिलते हैं उनको हम लोग बोलते हैं ओर्स। ओके, इनके साथ जो इम्प्योरिटीज रहती है उनको कहा जाता है गैंगूज। सो अगर हम लोग बात करें तो मेटल्स ऑफ हाईली रिएक्टिव, मेटल्स आर मॉडरेटली रिएक्टिव, और थर्ड वाले में है मेटल्स ऑफ लो रिएक्टिव। जो हाईली रिएक्टिव मेटल है, जो मॉडरेटली रिएक्टिव मेटल है, और जो लो रिएक्टिव मेटल है, उनका एक्सट्रैक्शन देखते हैं हम लोग। तो मेटल जो हाईली रिएक्टिव है इनको हम लोग इलेक्ट्रोलाइसिस कर इनको प्योर मेटल में कन्वर्ट करते हैं। ओके, जो मॉडरेटली रिएक्टिव है वो दो स्टेट में मिलेगी आपको, एक है कार्बाइड और कार्बोनेट और जिसको हम बोलते हैं, दूसरा है सल्फाइड और। जो कार्बोनेट और में मिल रहा है उसके लिए भी परफॉर्म दी कैल्सिनेशन, मैं आगे समझाऊंगी, ये इंपॉर्टेंट है, कैल्सिनेशन और रोस्टिंग आगे समझाऊंगी इसको डिटेल में। ओके, तो जो मेटल्स मॉडरेटली रिएक्टिव है वो दो फॉर्म में मिलते हैं, एक कार्बोनेट और एक होता है सल्फाइड और जो कार्बोनेट और के फॉर्म में मिल रहा है उसके लिए हम लोग कैल्सिनेशन प्रोसेस ऑब्टेन करते हैं, और जो सल्फाइड और में मिल रहा है उसके लिए हम लोग रोस्टिंग के प्रोसेस ऑब्टेन करते हैं। ओके, रोस्टिंग के प्रोसेस के थ्रू उनको ऑब्टेन किया जाता है। फिर उसके बाद में उनका या तो कार्बोनेट और का या जो सल्फाइड और है उनके लिए हम लोगों ने कैल्सिनेशन और रोस्टिंग परफॉर्म कर लिया। फिर उसके बाद में मेटल जो है वो ऑक्साइड फॉर्म में मिल जाते हैं, और फिर जो ऑक्साइड फॉर्म में मेटल्स मिले उनका हम लोग रिडक्शन करते हैं। ओके, और रिडक्शन के बाद में मेटल्स को हम लोग प्योर फॉर्म में ऑब्टेन करते हैं। ओके, अब है जो लीस्ट रिएक्टिव एलिमेंट्स है उनको हम लोग कैसे हम लोग प्यूरिफाई करेंगे। तो लीस्ट रिएक्टिव एलिमेंट जो है वो हमको एक ही ओर के फॉर्म में मिलेगी, दैट इज अ सल्फाइड ओर। और जो सल्फाइड ओर है उसको हम लोग रोस्टिंग के थ्रू मेटल में कन्वर्ट कर लेते हैं, मेटल ऑक्साइड्स में, और मेटल ऑक्साइड्स फिर उसको इजीली रिफाइनिंग किया जा सकता है। अब है इनरिचमेंट ऑफ ओर। तो अल्टीमेटली मैंने आपको बताया कि जो मेटल्स की ओर होती है वो बहुत लार्ज अमाउंट में इम्प्योरिटीज को कंटेन करती है, चाहे फिर वो इम्प्योरिटीज उनके सॉइल के फॉर्म में हो, सैंड के फॉर्म में, या फिर अदर कोई भी कंपोनेंट के फॉर्म में, इनको क्या कहा जाता है, गैंगूस कहा जाता है। ओके, इनको रिमूव करने के लिए हम लोग बेसिक मेथड यूज करते हैं, राइट, जैसे मैग्नेटिक सेपरेशन है, हाइड्रोलिक वॉशिंग है, ऐसी अलग अलग मेथड्स को यूज किया जाता है। फिर है, आप देखिए इसमें बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीज है जो आपको पूछी जाती है, एक्सट्रैक्टिंग मेटल लो इन द रिएक्टिविटी सीरीज। ओके, जिसे हम लोग बात कर रहे हैं जो हीटिंग वाला है, राइट। The oxides of these metals can be reduced to metal by heating, मतलब इनको हीटिंग कर ही आप रिड्यूस कर सकते हो इम्प्योरिटीज को। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, देखो सीने बार दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, सब लोग अंडरलाइन करेंगे। जो मर्क्यूरी की ओर है, द ओर ऑफ मर्क्यूरी इज नोन एज अ सीने बार, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। जो मर्क्यूरी की ओर होती है उसको कहा जाता है सीने बार। So on heating in the air, first convert into the mercury oxide, किसमें कन्वर्ट हो रही है वो, मर्क्यूरी ऑक्साइड, और फिर इसको रिड्यूस करवाया जाता है मर्क्यूरी को ऑब्टेन करने के लिए। स्टेप बाय स्टेप देखें तो पहले हमने मर्क्यूरी को किस फॉर्म में लिया, सल्फाइड ओर, जिसको हम बोलते हैं सिनेबार ओर, और उसके साथ में हम लोगों ने ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करवाया, राइट, विच इज नोन एज अ, देखिए यहाँ पर सल्फाइड ओर के लिए हम लोग कौन सी प्रोसेस यूज कर रहे हैं, रोस्टिंग की प्रोसेस। अब रोस्टिंग और कैल्सिनेशन क्या होता है वो समझिए आप। अगर आप किसी भी मेटल ऑक्साइड को या किसी भी मेटल सल्फाइड को आप मेटल ऑक्साइड में कन्वर्ट कर रहे हो इन द प्रेजेंस ऑफ एक्सेसिव एयर, तो इसको कहा जाता है रोस्टिंग। अगर आप किसी भी मेटल कार्बोनेट की जो ओर है उसको आप, या मेटल कार्बोनेट जो है उसको आप मेटल ऑक्साइड में कन्वर्ट कर रहे हो इन दी प्रेजेंस ऑफ लिमिटेड ऑक्सीजन, तो यहां पर आप इसको बोलोगे, क्या बोलोगे आप इसको, कैल्सिनेशन। ओके, तो कैल्सिनेशन कार्बोनेट ओर के लिए और सल्फाइड ओर के लिए रोस्टिंग परफॉर्म की जाती है। तो यहां हमने रोस्टिंग करवाई और मेटल ऑक्साइड ऑब्टेन किया, और मेटल ऑक्साइड के साथ साथ में वहां पर सल्फर गैस रिलीज हुई।
तो वो अब जो मेटल ऑक्साइड है उनको हम लोग हीट करेंगे। देखिए ये दिख रहा है आपको यहाँ, तो हीट करने के बाद में वो प्योर मेटल फॉर्म में ऑब्टेन हो जाएगी। उसी तरीके से अगर हम लोग बात करें कॉपर की, तो कॉपर जो ओर में मिलता है वो भी सल्फाइड ओर है, यहाँ पर भी सल्फाइड ओर है, मतलब हम लोग क्या करेंगे, रोस्टिंग की प्रोसेस परफॉर्म करवाएंगे और फिर वहां से मेटल ऑक्साइड बनवाएंगे। फिर मेटल ऑक्साइड का हीटिंग देकर किसमें कन्वर्सेशन करेंगे, प्योर मेटल में। ओके, अब एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल इन द मिडिल, जो मिडिल रेंज में आते हैं रिएक्टिविटी सीरीज के, उनके लिए वो या तो सल्फाइड ओर में, देखिए मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया था, जो लेस रिएक्टिव है किस फॉर्म में मिलेगी आपको, वो मिलेगी आपको सल्फाइड ओर के फॉर्म में। जो मॉडरेटिव रिएक्टिव है वो आपको सल्फाइड और कार्बोनेट दोनों के फॉर्म में मिलेंगे। तो इसके लिए एक रोस्टिंग और एक कैल्सिनेशन। ओके, रोस्टिंग की प्रोसेस क्या होती है, ध्यान दीजिए यहाँ पर, the sulfide ore are converted into the oxide by heating strongly in the presence of excessive air। वर्ड याद रखिएगा, इसको कहा जाता है रोस्टिंग। और नेक्स्ट होता है कैल्सिनेशन, द कार्बोनेट ore are changed into the oxide by heating strongly in the limited air। okay, this is called कैल्सिनेशन। तो ये दोनों मेथड्स हम लोग परफॉर्म करते हैं किसके लिए, देखो यहाँ पे पहले हमने रोस्टिंग करवाया, रोस्टिंग में हमने जो सल्फाइड ओर है उसको ऑक्साइड ओर में कन्वर्ट करवाया। ओके, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में, एक्सेसिव ऑक्सीजन की प्रेजेंस में। और जो कैल्सिनेशन है वहां पे कार्बोनेट ओर को हमने ऑक्साइड में कन्वर्ट करवाया, बट किसकी प्रेजेंस में, लिमिटेड एयर की प्रेजेंस में। ओके, जिसे हम लोग बात कर रहे हैं जिंक ऑक्साइड है। अब यहाँ पर हमको मेटल्स मिले, जिंक ऑक्साइड मिला, राइट, प्योर फॉर्म में। तो जिंक ऑक्साइड का हम लोग फिर कैसे प्योर में कन्वर्ट करेंगे, तो कार्बन से रिड्यूस कर, राइट, कार्बन से उसको रिड्यूस करवा लिया तो कार्बन डाइऑक्साइड निकल गया और मेटल जो है वो हमको प्यूरिफाइड फॉर्म में मिल गया। ओके, तो या तो कैल्सिनेशन करो या रोस्टिंग करो और उसके बाद में फिर उसका कार्बन के साथ में रिडक्शन करवा दो। ओके, नेक्स्ट है रिडक्शन is also possible by the displacement reaction। एक तो कार्बन के थ्रू रिडक्शन करवा दो या फिर डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, मतलब उसके साथ में कोई हाईली रिएक्टिव एलिमेंट को रख दो। जैसे हमने मैग्नीज ऑक्साइड का प्यूरिफिकेशन चाहा, मैग्नीज का प्यूरिफिकेशन चाहा, हमने एल्यूमिनियम से उसकी रिएक्शन करवा दी, तो एल्यूमिनियम ज्यादा पावरफुल है इसीलिए वो मैग्नीज की प्लेस पे बैठ जाएगा और मैग्नीज जो है वो प्योर फॉर्म में एक्सट्रैक्ट हो जाएगा। ओके, अब है एक्सट्रैक्टिंग मेटल इन द मिडिल ऑफ द रिएक्टिविटी सीरीज, मतलब जो मॉडरेटिव रिएक्शन शो करते हैं। तो इसमें क्या होगा, सॉरी, अल्टीमेटली जो मॉडरेटिव रिएक्टिव शो करते हैं उसमें अगर हम लोग देखें तो दिस डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन इज हाईली एक्सोथर्मिक, है ना, जो पीछे हमने पढ़ी ये वाली जो रिएक्शन है वो बहुत ज्यादा एक्सोथर्मिक है, राइट, हीट इवॉल्व हो रही है, मैंने आपको बताया। क्लोरोक्साइड जब भी आप हीट मेंशन करें मतलब ये कौन सी रिएक्शन होगी, एक्सोथर्मिक रिएक्शन। ओके, सो मेटल्स आर प्रोड्यूस इन अ मोल्टन स्टेट, तो इसीलिए हमको वो कैसे स्टेट में मिलेगा, हीट ज्यादा है तो वहां वो मोल्टन स्टेट में मिलेगी। The reactivity of iron oxide with the aluminum is just to join railway track or the crack mechanism, which is known as a exothermic reaction। मतलब भाई ये दो इसको तो ये मेल्ट हो जाएंगे मेटल्स और वहां पर जमा हो जाएगी। तो आपने देखा होगा ये इंपॉर्टेंट है, थर्मिक रिएक्शन क्या होती है, द रिएक्शन ऑफ आयरन ऑक्साइड Fe2O3 विद एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम की, ये देखिए यहाँ पर एल्यूमिनियम की किसके साथ में, आयरन ऑक्साइड Fe2O3 के साथ में आप रिएक्शन परफॉर्म करवाते हो, वह आयरन फ्री हो जाता है और एल्यूमिनियम ऑक्साइड बनता है और एक्सेसिव अमाउंट में हीट रिलीज होती है। इसी रिएक्शन को हम लोग बोलते हैं थर्मिक रिएक्शन। और इसी थर्मिक रिएक्शन का यूज जो होता है वो रेलवे ट्रैक्स को ज्वाइन करने के लिए किया जाता है। ये इंपॉर्टेंट है, ये पूछा जाता है। ओके, अब है एक्सट्रैक्शन मेटल टुवर्ड्स द टॉप ऑफ द रिएक्टिविटी सीरीज, मतलब जो रिएक्टिविटी सीरीज में टॉप लेवल पे आते हैं उनके एक्सट्रैक्शन के लिए हम लोग क्या करते हैं, तो हाईली रिएक्टिव मेटल कैन नॉट बी ऑब्टेन फ्रॉम देयर कंपाउंड बाय हीटिंग विद द कार्बन। कार्बन के साथ भाई इजीली हीटिंग कर वो प्योर फॉर्म में नहीं मिलेगी बिकॉज वो बहुत ज्यादा रिएक्टिव है, तो वो ऑलरेडी ऑक्सीजन के साथ में कहीं ना कहीं से बहुत स्ट्रांगली रिएक्शन किए हुए हैं। कार्बन कैन नॉट बी रिड्यूस, मेटल जो हाईली रिएक्टिव मेटल है उसको कार्बन रिड्यूस नहीं करवा सकता ना,
क्योंकि कार्बन की रिएक्टिविटी बहुत गरीबों वाली है और सोडियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, एल्यूमिनियम ये रिएक्टिविटी में बहुत टॉप मोस्ट पोजीशन पे है ये एलिमेंट्स, है ना। तो इनकी रिएक्टिविटी ज्यादा होने की वजह से, ऑक्सीजन के साथ ज्यादा होने की वजह से ये जो है ना कार्बन के साथ यूजुअली रिएक्शन परफॉर्म नहीं करते, तो इसीलिए हम लोग इसको कार्बन के साथ में रिड्यूस्ड नहीं करवा के प्योर मेटल में ऑब्टेन कर सकते। तो इनके लिए हम लोग क्या करते हैं, इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन, राइट। फर्स्ट चैप्टर में आपको याद होगा मैंने वाटर का इलेक्ट्रोलाइटिक पढ़ा था, उसी तरीके से हम यहाँ पे मोल्टन स्टेट में जो मेटल्स है उनका, इम्प्योर मेटल जो है उनका इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन करवाते हैं। तो फॉर एग्जांपल जैसे सोडियम है, मैग्नीशियम है, कैल्शियम है, आर ऑब्टेन्ड बाय द इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ देयर मोल्टन क्लोराइड, मतलब उनके जो क्लोराइड फॉर्म में जो ये मेटल्स प्रेजेंट होते हैं उनको हम लोग मोल्टन स्टेट में कन्वर्ट करवा लेते हैं। दैट मेटल आर डिपॉजिट एट द कैथोड, कैथोड पर जाकर मेटल जो होते हैं वो डिपॉजिट हो जाते हैं कैथोड पे। क्यों? क्योंकि वो निगेटिवली चार्ज होती है और मेटल्स पे पॉजिटिव चार्ज होता है, इसीलिए वहां आकर वो डिपॉजिट हो जाते हैं। और जो क्लोरीन गैस है वो लिबरेट हो जाती है एनोड की तरफ, पॉजिटिव एनोड की तरफ। ओके, अगर हम लोग कैथोड और एनोड पर रिएक्शन देखें तो क्या होगा, देखिए सोडियम है, सोडियम ने इलेक्ट्रॉन अपना वापस ले लिया, जो किसको दिया हुआ था, क्लोरीन को, तो वो अपना इलेक्ट्रॉन यहाँ पर वापस ले लेगी और क्या बनाएगी, नॉर्मल सोडियम। नॉर्मल सोडियम मतलब वही ये जो सोडियम दिखा रहा है यहाँ पर, इसके सिर पे प्लस नहीं है, विच इंडिकेट दैट कि इसने कोई भी इलेक्ट्रॉन अपना डोनेट नहीं किया है। इवन जो क्लोरीन को इलेक्ट्रॉन दिया था वो उसने अपना वापस ले लिया है। और एनोड की तरफ रिएक्शन कैसे होगी, तो आप देख रहे हो यहाँ पे क्लोरीन के सिर पे निगेटिव है, तो वो क्या करेगा, जो दो क्लोरीन थे उन्होंने अपने दो इलेक्ट्रॉन्स को वापस दे दिया और वापस नॉर्मल क्लोरीन एटम बना लिया उन्होंने। ओके, so similarly aluminum is obtained by the electrolytic reduction of aluminum oxide. Okay, aluminum oxide से एल्यूमिनियम को ऑब्टेन करने के लिए भी हम लोग यही मेथड का यूज करते हैं, विच इज नोन एज इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन। मतलब रिड्यूस करवा रहे हैं हम लोग इस एलिमेंट्स को, इन प्योर फॉर्म में प्रेजेंट एलिमेंट्स को हम लोग रिड्यूस करवा रहे हैं, बट कैसे, इलेक्ट्रिसिटी की मदद से, इसीलिए हम लोग बोलते हैं इसको इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन। बट जो नॉन रिएक्टिव एलिमेंट्स है उनको हम लोग कार्बन से भी रिड्यूस करवा सकते हैं। अब होता है ऑकरेंस ऑफ मेटल में और एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है, दैट इज द रिफाइनिंग ऑफ मेटल। तो द मेटल प्रोड्यूस्ड बाय रिडक्शन आर नॉट वेरी प्योर। ओके, वो प्योर फॉर्म में नहीं है भाई अभी भी, तो इनको हम लोग इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग करवाएंगे। जैसे इट इज द मोस्ट वाइडली यूज्ड मेथड फॉर द रिफाइनिंग इन प्योर मेटल्स। जैसे मेटल है कौन कौन से, तो कॉपर है, जिंक है, ये जो मेटल्स है इनकी रिफाइनिंग इलेक्ट्रोलाइटिकली होती है। कैसे इलेक्ट्रोलाइटिकली, तो इन दिस प्रोसेस द इम्प्योर मेटल इज मेड द एनोड। तो जो भी इम्प्योरिटीज होगी वो कहाँ चली जाएगी, ये देखिए नीचे दिख रही है आपको इम्प्योरिटीज, वो नीचे लगे हुए एनोड की तरफ, या यहाँ पर जो इम्प्योरिटीज है वो इस एनोड की तरफ आ जाएगी। ओके, और एंड द थिन स्ट्रिप ऑफ प्योर मेटल, ये पतली सी जो प्योर मेटल की स्ट्रिप है वो आपको कैथोड की तरफ रहेगी। ओके, अ सॉल्यूशन ऑफ मेटल सॉल्ट इज यूज्ड एज अ इलेक्ट्रोलाइट। इलेक्ट्रोलाइट के फॉर्म में हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर सॉल्यूशन ऑफ मेटल सॉल्ट को यूज करेंगे। On passing the current through the electrolytes, pure metal form on anode. Pure metal कहाँ मिलेगा आपको, एनोड पे, डिसॉल्व इनटू द इलेक्ट्रोलाइट। मतलब इलेक्ट्रोलाइट में जो भी डिसॉल्व प्योर मेटल था वो आपको कहाँ जाके मिलेगा, एनोड पर। और जो भी प्योर मेटल डिपॉजिट हुआ है, एंड इक्विवेलेंट अमाउंट ऑफ प्योर मेटल फ्रॉम द इलेक्ट्रोलाइसिस डिपॉजिट ऑन द कैथोड। ओके, the soluble impurities go into the solution and insoluble impurities settle down at the bottom of the एनोड, जिसको हम बोलते हैं एनोड मड। मतलब जो कचरा है भाई वो नीचे जाकर एनोड की तरफ जाकर, इम्प्योरिटी जो सॉल्युबल नहीं है वो नीचे जाके सेटल डाउन हो गई है, और इसी को हम लोग क्या बोल रहे हैं, एनोड मड। ध्यान दीजिएगा। ओके, अब इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग ऑफ कॉपर कैसे करेंगे, तो इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग में हम लोग क्या करेंगे, जो कॉपर सॉल्यूशन है उसके साथ
एसिडिफाइड कॉपर सॉल्यूशन, मतलब फ्यू ड्रॉप ऑफ एसिड की ऐड कर देंगे, और एनोड के साइड में हमको वापस प्योर कॉपर मिल जाएगा, और कैथोड सॉरी एनोड के साइड जो है वो इम्प्योर कॉपर मिल जाएगा, और कैथोड के साथ में प्योर कॉपर मिल जाएगा. प्योर कॉपर इज डिपोजिट ऑन दी कैथोड. अब कन्वर्जन क्या होता है, तो ये हम लोग बेसिकली फर्स्ट चैप्टर में थोड़ा बहुत बताया मैंने आपको. जब मेटल की अपर लेयर का डिग्रेडेशन होता है ड्यू टू द एटमॉस्फेरिक फैक्टर्स, मॉइस्चर बोल लो, ऑक्सीजन बोल लो, या अदर गैसेस की वजह से, तो इसको हम लोग बोलते हैं करोजन. सो सिल्वर आर्टिकल जो है वो ब्लैक हो जाते हैं, किसकी वजह से, तो सिल्वर जो है एयर में एक्सपोज होने के बाद में जो सल्फर है उसके साथ में रिएक्ट कर लेता है, और क्या बनाता है, सिल्वर सल्फाइड बनाता है. वैसे ही कॉपर जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड के साथ, जो एयर में कार्बन डाइऑक्साइड प्रेजेंट होती है उसके साथ में रिएक्ट कर कर वो ग्रीन कलर की कोड बना लेता है, जो किसकी होती है, कॉपर कार्बोनेट की. वैसे ही आयरन को अगर आप मॉइस्चर और एयर में एक्सप्लोज करोगे तो वहां पर रिएक्ट कर कर क्या बना देगा, रेडिश कलर की लेयर विच इज नोन एज अ रस्ट, और इस प्रोसेस को आप रस्टिंग ऐसे बोलते हैं. कर्मोजन को प्रिवेंट करने के लिए हम लोग कौन कौन सी मेथड यूज कर सकते हैं, ये इस टॉपिक में है. सो पहला ऑयलिंग कर दो, ग्रीसिंग कर दो, उस पर गैल्वेनाइजेशन कर दो, या क्रोमियम की प्लेटिंग कर दो, या फिर अलॉय बना दो भाई. तो इसकी वजह से हम लोग मेटल्स को करोड होने से रोक सकते हैं. गैल्वेनाइजेशन में हम लोग क्या करते हैं, तो किसी भी मेटल पर जिंक की कोडिंग कर दी जाती है, विच इज नोन एज अ गैल्वेनाइजेशन. अलॉय मतलब क्या होता है, तो जब किसी भी मेटल के साथ में अदर मेटल्स जो करोजिव नहीं है उनको ऐड करा जाता है, या फिर जो नॉन मेटल्स है उनको ऐड करवाया जाता है, और इसी को कहा जाता है अलॉय. राइट. तो homogeneous mixture of two or more metal and non-metal is known as a alloy. Right. तो homogeneous mixture जो होता है मेटल का, मेटल एंड नॉन मेटल के साथ में, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, अलॉय. ओके. जैसे प्योर मेटल में अगर हम लोग देखिए, इनमें से क्वेश्चन पूछा जाता है. प्योर मेटल में हम लोग जो है ना उसकी स्ट्रेंथ को इंक्रीज करने के लिए, प्योर मेटल कौन सा, आयरन की स्ट्रेंथ को इंक्रीज करने के लिए हम लोग उसमें 0.05% कार्बन मिक्स करते हैं, जिससे वो और ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाए. उसी अकॉर्डिंग मिक्स आयरन विद निकेल क्रोमियम टू फॉर्म स्टेनलेस स्टील. ध्यान रखिए, इट इज हार्ड और वो रस्टिंग भी शो नहीं करता. जैसे प्योर गोल्ड है तो इसको हम बोलेंगे 24 कैरेट गोल्ड, वो बहुत ज्यादा सॉफ्ट होता है. तो अगर हम लोग इसके ज्वेलरी बनाए या फिर इसको और कोई पर्पस में यूज कर रहे हैं तो इसकी जो ड्यूरेबिलिटी है वो कम हो जाती है. इसलिए इसमें हम लोग इसको सिल्वर और कॉपर को मिक्स करते हैं और अलग अलग कैरेट के गोल्ड को फॉर्म करते हैं. 22, 20, 18 कैरेट गोल्ड है ना, इसमें सिल्वर और कॉपर का परसेंट अलग अलग होता है, तो जिसकी वजह से हम लोग इसकी ड्यूरेबिलिटी को इनहेंस कर सकते हैं. फिर है अमलगम पूछा जाता है. अमलगम क्या है, तो मर्क्यूरी के, इंपॉर्टेंट है ध्यान दीजिए यहाँ पर, मर्क्यूरी के अलॉय को हम लोग अमलगम बोलते हैं. ओके. ये इसके अलावा बहुत सारी चीजें, जैसे आपको ब्रास है, ब्रास में हम लोग क्या ले रहे हैं, ब्रास क्या है, अलॉय ऑफ कॉपर एंड जिंक. ओके. ब्रॉन्ज है तो ब्रॉन्ज क्या है, अलॉय ऑफ कॉपर एंड स्कैंडियम. ये इलेक्ट्रिसिटी के लिए ऑलरेडी गुड कंडक्टर का भी वर्कआउट करते हैं. सोल्डर बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, अलॉय ऑफ लीड एंड सेंटर. ओके. ये जो सोल्डर है ये भी पूछा जाता है, सोल्डर है या फिर अमलगम है, ये इंपॉर्टेंट है इस चैप्टर में से. ओके. ये पूछे जाते हैं एमसीक्यूज लेवल पर क्वेश्चंस. नाउ इसी के साथ जो है वो हमारा ये चैप्टर जो है वो खत्म हुआ. नाउ अब मैं आपको जो नेक्स्ट वीडियो होगा उसमें मैं आपको जो नेक्स्ट चैप्टर है कार्बोनेट्स कंपाउंड, उसके दो ब्लॉक्स अलग अलग बताऊंगी. एक में पहला पूरा चैप्टर होगा और जो दूसरा होगा वो पूरा बेस होगा सिर्फ आईयूपीएसी नॉमेनक्लेचर्स जो होते हैं, जैसे आपको नॉमेनक्लेचर्स पूछे जाते हैं एग्जाम में उस अकॉर्डिंग. ओके. तो आई होप आपको ये चैप्टर बहुत अच्छे से समझ में आया होगा. और अगर आपको कोई इस पे कोई क्वेश्चंस है या फिर आप कोई पीवाईक्यू क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं और उसमें आपको कोई भी डाउट्स आ रहे हैं तो आप मुझे वो कमेंट में भी डाल सकते हैं, जिस पे मैं आपको सॉल्यूशन, प्रॉपर आंसर क्या होना चाहिए सॉल्व कर कर वो आपको वीडियो
बना के भेजूं. ओके, थैंक यू सो मच.